बैडमिंटन प्लेयर। विवेक और राधा का एक आम सा परिवार था, जिसमें उनकी जुड़वा बेटियां थीं, सीता और गीता। सीता अक्सर किताबों में घुसी रहती थी और गीता को तो पढ़ाई एक आंख नहीं भाती थी। वो पढ़ाई की बुक के अंदर कॉमिक्स पढ़ा करती थी और जब रिजल्ट का दिन होता तो गीता का चेहरा हमेशा लटका हुआ ही रहता, क्योंकि टीचर उसकी मम्मी को अच्छे से खरी खोटी सुनाया करती। और जब बात सीता की आती तो टीचर हमेशा तारीफ करते नहीं थकती थी। लगता ही नहीं कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक क्लास में फर्स्ट आती है और दूसरी हमेशा फेल होती है। आप गीता की पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। विवेक और राधा टीचर के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे। क्लास से बाहर निकलकर विवेक गीता को डांटने लगा। गीता, कभी तो पढ़ाई को सीरियसली लो। हमेशा तुम्हारी वजह से टीचर की बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ तो सीखो सीता से। तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? विवेक गीता को डांट रहा था। ये सब पीटी टीचर ने देख लिया और वो वहां आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गीता, गुड मॉर्निंग। आप इसे डांट क्यों रहे हैं? सर, आप तो जानते ही होंगे, हर एग्जाम में फेल हो जाती है ये देखिए, सीता हमेशा टॉप करती है और गीता हमेशा फेल हो जाती है। टीचर हमेशा गीता के लिए सुनाती हैं। अब आप ही बताइए, इसका क्या करूं? सर, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। माना सीता और गीता जुड़वा बहनें हैं, पर उन दोनों की भी पसंद अलग है। गीता स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, पर सीता को स्पोर्ट्स नहीं पसंद। आपको गीता को उस चीज में सपोर्ट करना चाहिए जो उसे पसंद है। अगर गीता को आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है। मुझे गीता पर बिलीव है। मैं खुद आपके घर आने वाला था, ये पूछने कि क्या मैं गीता की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं? पीटी सर की बात सुनकर विवेक और राधा को लगा कि उन्हें गीता को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर, आप इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह पीटी टीचर गीता को पिक करने आए। वो दोनों दौड़ते हुए बैडमिंटन ग्राउंड पे गए और वहां अगले 2 घंटे गीता ने बैडमिंटन प्रैक्टिस की। गीता बहुत फोकस्ड थी। ये सिलसिला 2 महीनों तक चलता रहा और फिर गीता एक इंटरनेशनल बैडमिंटन मैच में उतरी। विवेक और राधा अपनी बेटी का मैच देखने आए। वो लोग दंग रह गए गीता की फुर्ती देखकर। ऑडियंस के मुंह से गीता का नाम सुनकर राधा की आंखों में पानी आ गया। गीता ने वो मैच जीत लिया और यहाँ से शुरू हुआ गीता का सफर। गीता अब भी अपने पीटी सर के साथ ट्रेनिंग करती थी, पर अब उसे फॉर्मल बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करनी थी। मैं तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। महीने के 20,000 ट्रेनिंग के लिए कैसे लाऊंगा राधा? लेकिन गीता का सपना भी पूरा करना है। बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम कैसे मदद कर सकती हो? मैं पापड़ और अचार बनाकर बेचूंगी तो 15-16 हजार कमा ही लूंगी। पर तुम घर का काम करते हुए ये सब कैसे करोगी? आप मेरी मदद कर देना और सीता गीता तो है ही, सब हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। गीता की ट्रेनिंग के लिए सारा परिवार पापड़ और अचार बनाकर बेचने लगा। 1 साल बाद गीता स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन बन गई। अब भी उसका सारा परिवार उसका खर्चा उठा रहा था। गीता ने जी जान से मेहनत की। वो घंटों तक ट्रेनिंग करती थी और 6 महीने बाद उसने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत ही लिया। गीता की तस्वीर अखबार और न्यूज पर आने लगी और गीता को अलग अलग स्पोर्ट्स कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। अब गीता एक सेलिब्रिटी बन गई थी। उसकी ट्रेनिंग और घर का खर्चा अब स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। अब गीता और भी ज्यादा फोकस थी। उसका सपना था कि वो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीते। अब वो पूरा दिन ट्रेनिंग करती थी। जो टाइम बच जाता
वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब गीता ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ही ली। हर जगह गीता के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने गीता को एक बंगलो गिफ्ट किया और वो एक बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। अब गीता अपने पूरे परिवार का खर्चा खुद संभाल रही थी। विवेक जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और गीता का सारा परिवार खुश था। पर किसे पता था कि स्पोर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है। अब जब विवेक और राधा गीता की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो हंस पड़ते हैं। मधु अपने माँ पापा की लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए। क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे? मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यहीं वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भाग गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी कितनी प्यारी है, आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है? पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे? आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो। बेटा ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं। मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी? मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहाँ गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा, पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं। उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये
सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन 2 साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजिए। वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी। पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से। कनकपुर में रवीश नाम का एक युवा था जो खुद छाते बनाकर बेचता था। रवीश के छाते बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते थे, इसीलिए लोगों में उसकी डिमांड थी। कुछ ही सालों में रवीश की वो छोटी सी दुकान एक बहुत बड़े कारखाने में बदल गई। अब रवीश के कारखाने में बहुत से लोग काम किया करते थे। बरसात के सीजन में तो कारखाने में दिन रात काम होता था, इतनी डिमांड थी। धीरे धीरे रवीश ने छातों के साथ साथ रेनकोट्स भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी भी अच्छी खासी डिमांड थी। एक बरसात के सीजन में रवीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बीच पर गया था। वहाँ उसने देखा कि हवा की वजह से वो छाते में भी भीग रहे थे। उसने अपना छाता बंद कर दिया और रेनकोट पहनने लगा। बेटा, तुम भी रेनकोट पहन लो, वरना भीग कर बीमार पड़ जाओगी। नहीं पापा, मुझे रेनकोट्स पसंद नहीं। कितनी गर्मी होती है रेनकोट में। गर्मी तो होती है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है सूखे रहने का। पापा, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाते हो जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह बदन को चिपके भी ना। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगा। रवीश ने भी रेनकोट उतार दिया और अपनी बेटी के साथ बरसात में भीगने लगा। अगले दिन जब रवीश अपने कारखाने पर गया तो उसे पायल की बात याद आ गई। अरे नितिन, पायल की अलग फरमाइश है। उसे कार्टून वाला छाता या रेनकोट चाहिए होगा, है ना? नहीं यार, ना उसे छाता चाहिए ना रेनकोट। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो बारिश से भी बचाए और रेनकोट की तरह चिपके नहीं। ऐसी कौन सी चीज है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रवीश और नितिन दोनों सोच में डूब गए कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज बनाए। ये तो बहुत मुश्किल है सोचना। मुश्किल तो है, पर हो सकता है कि हम कुछ नया बना पाएं। अगले कई दिनों तक रवीश और नितिन अलग अलग चीजों को डिजाइन करने लगे। नहीं यार, एक भी सही नहीं लग रहा है। एक दिन रवीश और नितिन दोनों एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। अचानक बारिश आ गई और फिर टपरी वाले ने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टपरी के सामने डाल दी। वो प्लास्टिक देखकर रवीश को कुछ क्लिक हुआ। दोनों उठकर तुरंत अपने कारखाने लौट गए। मुझे एक छोटा छाता चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, अभी लाया।
नितिन ने रवीश को वो चीज दी। रवीश ने प्लास्टिक को कट किया और छाते की साइड्स में लगा दिया। काफी देर तक उन चीजों पे काम करने के बाद रवीश ने छाता खोल कर दिखाया। ये देख, अरे वाह, ये तो 2 in 1 है, छाता भी और रेनकोट भी। इसमें तो भीगने का चांस ही नहीं और बदन को चिपकेगा भी नहीं। रवीश ने वो छाता पायल को दिया। पायल बहुत खुश हो गई। रवीश ने इस छाते का प्रोडक्शन चालू किया और जल्द ही मार्केट में इसकी भी डिमांड बढ़ गई। रवीश के इन्वेंशन को टीवी में मैजिकल अम्ब्रेला का नाम दिया गया। इस मैजिकल अम्ब्रेला के इन्वेंशन के बाद रवीश का वो कारखाना अब एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। इस तरह रवीश ने एक बरसात के प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था, जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है। मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहाँ वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर, कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था। उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं। ये पोल से चिपक जाएंगे और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन्स हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? 1 हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला 1 हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए
और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई, आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है।